नमस्कार। क्या आप किसी ऐसे रोग की गिरफ्त में आ गए हैं जिसने आपके सारे सुख चैन को छीन लिया है? जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, या फिर किडनी की बीमारियां, आंतों में सूजन की वजह से आईबीएस का हो जाना, या फिर आपको लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है, या फिर सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस उम्र के पहले ही आना शुरू हो गए हैं। आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती चली जा रही है कि दिन प्रतिदिन आपको ऐसा लग रहा है कि कल जो याद था आज याद नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ऐसा अगर आपको अंदर से भय लगना शुरू हो गया है, या फिर ऐसी कोई जीर्ण बीमारी जिसको बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर बोला जाता है, जैसे कि कैंसर जो होती है, अगर वो इनिशियल स्टेज में है, आप ऐसा क्या करें कि आप इस बीमारी के चंगुल से निकल सकें? बीमारियां तो और भी ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे सोराइसिस, एक्जिमा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें जैसे हेमोरॉइड्स होते हैं, या फिस्टुला जैसी बीमारी होती है, या फिर हर्निया हुआ है आपको, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के होने का मूल कारण जो है वो सिर्फ इतना सा है कि आपने अपने शरीर में जो दैनिक कार्यक्रम करने की क्रिया विधियां थीं वो धीरे धीरे करके छोड़ दी हैं, और उसकी वजह से शरीर जो है वो धीरे धीरे करके बाकी की बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होना शुरू हो गया है। और डिपेंडेंसीज शुरू से ही कहा जाता रहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दूसरे के अधीन तो सपने भी सुख के नहीं आते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपने शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ करने के लिए कुछ राह दिखाई देती है, तो वो निश्चित ही प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में पंचकर्म का सिद्धांत जो है, पंचकर्म में जो शुद्धि के कर्म होते हैं, और उसके अलावा जो आयुर्वेद के विशेष जो जीवन शैली के कार्यक्रम हैं कि जीवन शैली आयुर्वेद के हिसाब से किस तरीके की होनी चाहिए कि लंबे समय तक आपकी आयु, स्वस्थ आयु, आप दीर्घ आयु पाएँ, और दीर्घ आयु जो हो वो स्वस्थ भी हो। स्वस्थ शरीर के साथ में आप लंबे समय तक पूरा जीवन काल जिएं। ऐसा कब संभव हो सकता है, ये कैसे संभव है? इसमें आपको बहुत रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे करके रोग की गिरफ्त में आना शुरू हो गए हैं, तो आपको निश्चित ही प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और आयुर्वेद का जो विभाग है पंचकर्म, उसका सहारा लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा, मैं प्राकृतिक चिकित्सा अकेली इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में ही, जैसे योग जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा में ही रखा जाने वाला एक सब्जेक्ट अगर हो तो बहुत अच्छा हो, या फिर हम ये कह लें कि योग में तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि योग को किसी के अंतर्गत हम रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा में कहीं कुछ मुठभेड़ टाइप की चला रहे हैं। नहीं, अपना जो मूल काम है वो ये है कि आप पूरे तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ। उसके लिए जो प्राकृतिक नियम हैं उन नियमों का पालन हो। आप अपने शरीर को किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं अंदर से, उन नियमों का पालन करना है आपको। आपको शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना है और वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, वो जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली का उपयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप जीर्ण से जीर्ण रोग से बच सकते हैं। अब जीर्ण से जीर्ण रोग, आप अब बाल से लेकर के एड़ी तक आप कैसा भी रोग समझ लीजिए, शरीर में जो कष्ट देता है, शरीर को भयंकर कष्ट देने वाले जितने भी रोग हैं, उन सारे रोगों का अगर आप एक बार ढंग से
मूल स्वरूप पहचानने की कोशिश करेंगे कि इन रोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आयुर्वेद ने शुरू से ही बोला है कि सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सब रोगों का केवल एक निदान होता है और वो निदान है मल का कुपित होकर के शरीर में रुके रह जाना। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बिल्कुल यही बोला गया है, सर्वे रोगः मलावसा। सारे के सारे रोग सिर्फ शरीर में मल के वास करने से होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम रोगों को दूर करने के लिए दूसरे और मल शरीर में घुसाए जाते हैं। ये भी खा लो, वो भी खा लो, इधर भी ज़्यादा मात्रा में ये खा लिया आपने, रोग और थोड़ा बढ़ा तो दवाइयाँ और बढ़ा दी हमने। तो निश्चित ही दवाइयों की जहाँ आवश्यकता है वहाँ दवाइयों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ दवाइयों का उपयोग एक बार करके आप शरीर को सही करने के लिए थोड़ा प्रेरित कर रहे हैं अपने आप को, तो निश्चित ही एक बार आप ठीक हो जाएं, उसके बाद भविष्य में आपको दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। प्राकृतिक नियमों के उपयोग को ही प्राकृतिक चिकित्सा बोला जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में तो मूलभूत प्राकृतिक चिकित्सा के बेसिक 10 प्रिंसिपल्स जो हैं, उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल तो है ही ये कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर स्वतः अपने आप को सही करता है। अगर शरीर स्वतः अपने आप को सही करता है तो फिर दवाइयाँ क्या करती हैं? तो दवाइयाँ शरीर को केवल एक माहौल पहुँचाती हैं। उस माहौल के प्रेजेंस में, जैसे बच्चा स्वयं पढ़े, लेकिन अगर पिता बच्चे के सामने केवल बैठे हुए हैं तो बच्चे को ये लगता है कि चलो हम पढ़ लेंगे अब। या बच्चा कहीं जा रहा है, बच्चा गाड़ी चला रहा है, छोटा बच्चा है, बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाया ही है अभी। छोटा बच्चा मतलब मैं छोटा नहीं बोलूँगा, 18 साल, क्योंकि 18 साल से पहले अगर बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाया जा रहा है तो ये बहुत उचित नहीं माना जाता है। तो बच्चा अगर 18 साल का है, ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिलने ही वाला है, अगर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं गाड़ी चलाने की और पिता अगर बगल में बैठे हों, तो निश्चित ही उसको, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इनके प्रेजेंस में तो हम आराम से सीख लेंगे, चला लेंगे सब कुछ। तो ऐसे ही शरीर को एक कॉन्फिडेंस तो आया दवाइयों के प्रेजेंस में कि हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ठीक हुए फिर से बीमार पड़े, फिर दवाइयों का, फिर ठीक हुए दवाइयों से, फिर बीमार पड़ गए, फिर दवाइयाँ। तो कितनी बार दवाइयाँ? और दवाइयाँ बार बार लेने से क्या नुकसान नहीं हो रहा है? क्या दवाइयों पे स्वयं नहीं लिखा होता है रैपर्स पर कि ये दवाइयाँ नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं? क्या दवाइयों के कंटेंट पर ये नहीं होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके वो हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक हैं, नेफ्रोटॉक्सिक हैं? ये जानते हुए कि दवाइयाँ लंबे समय तक उपयोग में अगर ली जाती हैं तो निश्चित ही बॉडी में वो एडॉप्टिव भी हो जाती हैं, उनके डोजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं, और निश्चित ही वो जो डोज में ली जा रही हैं वो डोज भी शरीर को नुकसान तो करता ही है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। दवाइयों की आवश्यकता जहाँ है वहाँ दवाइयों का उपयोग होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करना है कि एक बार शरीर को हमने ठीक कर लिया, अब दोबारा कभी ऐसा समय ही ना आने दें कि हमें दोबारा दवाइयाँ खानी पड़े। ऐसे कंडीशन में हम कब आ सकते हैं? जब हम, कहा जाता है, शुद्धो देहा मनश्चयस्य सह जीवति वर्ष शतम। अगर देह की शुद्धि, आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं, बीच में कुछ समय ऐसा था कि लोग थोड़ा सा समस्या में आते ही दुनिया भर का इधर उधर परेशान होकर के चिकित्सा विभाग में जा करके चिकित्साएं करवाते थे, लेकिन आज लोग थोड़े बहुत तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लोग बीमार होते हैं तो पहले कोशिश करते हैं कि स्वतः थोड़ा सा ठीक हो जाएं, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो गई है और कहीं वो कहा जाता है ना, नीम हकीम खतरे जान, तो वैसी स्थिति ना हो कि आप समय को व्यतीत करे जा रहे हैं और समय के व्यतीत होने के साथ साथ आपका रोग भी अंदर अंदर बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे व्यक्ति के पास, जिसको वैद्य बोला जाता है या आज जिनको हम चिकित्सक मान रहे हैं, तो चिकित्सक और वैद्य में बहुत अंतर नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि जो आपके शरीर के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, आपके शरीर में उपजते हुए रोग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो
और उस रोग को किन औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, उन औषधियों के बारे में पूरी जानकारी जो रखता हो, वो आपके लिए सर्वोत्तम वैद्य या सर्वोत्तम चिकित्सक माना जा सकता है। अगर ऐसा है तो सबसे पहला सिद्धांत जो है कि आप कैसे भी करके शरीर को एकदम से साफ कर दो। बड़े से बड़ा रोग केवल सफाई से, कहा जाता है ना कि मार से तो भूत भागता है, तो सफाई से कहा जाएगा। सफाई से आपके शरीर में जो रोग रूपी भूत जमा हुआ है, वो जैसे ही शरीर की शुद्धि होगी, वो रोग रूपी भूत शरीर से धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और एक समय आएगा कि आपका शरीर पूरे तरीके से रोग मुक्त हो जाएगा। और उसके लिए करना क्या है? केवल शुद्धि करनी है। और शुद्धि करने के लिए आप शुद्धि कैसे करेंगे? शुद्धि बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शरीर की शुद्धि किस माध्यम से की जाए कि शरीर पूरे तरीके से एक बार साफ हो जाए और सफाई शरीर में आगे भी बनी रहे। इसके लिए आप सवेरे सवेरे जागते ही कम से कम 4 ग्लास पानी पिए। 4 ग्लास पानी पीने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए रुकें, फिर मोशन जाएं। मोशन जाने के बाद हाथ मुंह धो के मंजन करके फिर आप या तो 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर ले लें। त्रिफला का पाउडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे तो नेचुरोपैथी में एक सिद्धांत है, नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ही आता है कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर एलोपैथी और नेचुरोपैथी, और मैं नेचुरोपैथी का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में चाहे आप बेशक कटी स्नानी क्यों नहीं कर रहे हों या फिर एनिमा ही क्यों नहीं कर रहे हों, आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो वो आपके शरीर के आंशिक रोग के लक्षणों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। आप ये मान के ना चलें कि ये आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ाने में सहायक है। क्षमताएं बढ़ाने में सहायक कौन होगा? क्षमताएं बढ़ाने में सहायक होगा आपका आहार और आपका व्यायाम। ये आपके लिए मूल स्वरूप है चिकित्सा के। इन दोनों चीजों को ये कृष्ण जी ने बोला है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार और युक्त विहार। अगर आप ये 2 चीजें अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही शरीर की शुद्धि भी हो जाएगी। लेकिन शुद्धि के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिसमें एनिमा भी आता है, जिसमें मिट्टी की पट्टी भी आती है, जिसमें मिट्टी का लेप भी आ सकता है, जिसमें मालिश भी आ जाती है, जिसमें आप बाकी के जो हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं इनको भी असिस्टेंस के रूप में आप इनको उपयोग में ले लीजिए कि एक बार आप बॉडी को थोड़ा असिस्ट कर दीजिए। द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी, नॉट टू ट्रीट द बॉडी। आपके शरीर की चिकित्सा करना डॉक्टर का काम नहीं है। आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से चिकित्सा मिल जाए, इसके लिए आपके शरीर की हेल्प कराना है। सिर्फ हेल्प कराने में क्या करना है? आपके पेट को थोड़ा साफ कराने में हेल्प करवा दी कि भाई पेट पे मिट्टी की पट्टी लगा दी, उसके बाद एनिमा लगा दिया। आपकी आंतों पे खून का संचार बढ़ाने के लिए हल्के गुनगुने पानी में आपने कटी स्नान करवा दिया या गर्म ठंडे पानी में कटी स्नान करवा दिया। आपके पूरे के पूरे आप जो सरफेस लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको स्टीम बाथ का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ट्रीटमेंट करवा दिया। पूरा मसल्स पर अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, मसल की टोन अच्छी हो जाए, मसल की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, इसके लिए मालिश करा दी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इफेक्टिवली आपके शरीर की असिस्टेंस का काम करते हैं। असिस्टेंस जितना अच्छा हो जाएगा, निश्चित ही आगे चल के आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और शरीर की क्षमताएं जब बढ़ जाती हैं तो निश्चित ही छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा रोग आपके शरीर से डरना शुरू हो जाएगा। तो ना तो छोटा रोग होगा और ना कभी बड़ा रोग होगा। और आयुर्वेद ने एक चीज और बोली है, रसो रक्तः, रस से रक्त बनता है, ततो मासः, तुरंत मांस बनता है। तो रसो रक्तः ततो मासः, मासोन्मेद प्रजायते, मेद सो अस्थि, अस्थि सो मज्जा, मज्जा शुक्र प्रजायते। तो ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है कि रस से लेकर के शुक्र तक ये सप्त धातुएं जो हैं ये काय से बन रही हैं? ये जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो जैसा आप अन्न खा रहे हैं, अन्न से आप रस बनवा रहे हैं और रस जैसा बन रहा है उससे रक्त बन रहा है और रक्त से रस और रक्त मिलकर के मांस बना रहा है। लेकिन अगर आपके शरीर में
कहीं कुछ, जैसे सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी, लेकिन अगर सांचे में थोड़ा एक कंकर भरा रह जाएगा तो उस कंकर के प्रेजेंस की वजह से सांचा सब ठीक था, मटेरियल ठीक था, सब बढ़िया था, लेकिन सांचे में अगर एक कंकर रह जाएगा तो सांचे में उस कंकर के प्रेजेंस की वजह से अब जो भी बनाओगे आप वो खराब बनता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सांचे से उस कंकर को निकाल लेना है। तो हमने अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, व्यायाम भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर आंतों की शुद्धि नहीं करी है तो फिर मुश्किल होता है। कहा जाता है आंत्र शुद्ध हो रक्त शुद्धि, आंतें शुद्ध करेंगे तो रक्त शुद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और आंतों को शुद्ध करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भी बोला जाता है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप लगभग 6 महीने तक केवल आहार शुद्ध हो आंत्र शुद्धि, आहार शुद्ध कर दीजिए, आपकी आंतें धीरे धीरे करके अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आहार शुद्धि के साथ साथ आप थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो वो 6 महीने की बजाय महीने भर में ही आते हैं एक बार साफ हो जाएंगी, और वो साफ बनी रहें आगे भी। इसके लिए अब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप जैसे बालक स्वरूप में कोई बच्चा घर में बार बार गंदगी फैला रहा है तो हम झाड़ू लगाने वालों को झाड़ू लगाने के लिए बोलें, उसके साथ बच्चे को भी हमको ये थोड़ा समझाना पड़ेगा प्यार से कि बेटा कैसे भी करके गंदगी फैलाना बंद कर दे। तो हमें कैसे भी जैसे करके समझाया जाए ये कि हम आंतों को एक बार साफ तो कर देते हैं लेकिन दोबारा आंतों में गंदगी ना पहुंचे, इसके लिए जो ये रूट है, क्योंकि गंदगी कहाँ से पहुंचेगी, यहाँ से पहुंचेगी, तो यहाँ पर आपको टेप लगा लेना है। टेप लगा लेना है कि मतलब यहाँ पर आपको बैरियर लगा देना है कि यहाँ से अंदर वही जाएगा जो गंदगी ना फैलाए। तो भारी पचने वाला खाना, चिकनाइयाँ, मैदे से बना हुआ, मावे से बना हुआ, पैक्ड आइटम्स, ये कुछ समय के लिए अगर आप बंद कर देते हो तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, जैसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, या फिर क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स के पेशेंट आ रहे हैं, या फिर हार्ट में जिनकी जो पंपिंग कैपेसिटी है LVEF जिसको बोला जाता है 30% 23% तक, तो 23% अगर LVEF है, अब वो अगर थोड़ा बहुत भी चलते फिरते हैं तो एकदम से श्वास फूलना चालू हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन शरीर जीर्ण है अगर, तो जीर्ण शरीर पर यह शरीर की शुद्धि बहुत धीरे धीरे करके काम करती है। तो आपको बहुत है फजाड वे में नहीं चलना है, बहुत जल्दी में नहीं चलना है, इतना ज़रूर ध्यान रखा जाए कि बहुत आराम से तसल्ली से ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि रोग जितने धीरे धीरे करके पनपा है, वो प्रेजेंस आज उसने सो जरूर करी है कि आज ही हो गया है, लेकिन आज नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार हमने वो वजन उठाया था और उसके बाद नाभि निकल के बाहर आ गई थी, अम्बिलिकल हर्निया हो गया, या फिर एक बार वजन उठाया था और एक बार में ही राइट साइड में इंग्वाइनल हर्निया हो गया। तो एक बार में नहीं होता है, वो बहुत लंबे समय से प्रोसेस में था, धीरे धीरे कमजोरी ढूंढ रहा था, कहाँ से कमजोरी है, कहाँ कमजोरी है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लग गया, उस जगह से निकल करके प्रोट्रूजन होना चालू हो गया एब्डोमिनल ऑर्गन का, उसको हर्निया बोल दिया। जैसे कपड़ा एक दिन में नहीं फटता है, एक दिन में कब फटता है, नया कोई भी कपड़ा पहना और तार लगा करके ऐसे करके खींच दिया तो वो पहले दिन ही फट जाएगा, लेकिन छन करके जो कपड़ा फटता है वो एक दिन में नहीं फटता है, वो पुराना होते होते फिर आप अगर उसको ऐसे पहनने में भी ऐसे करेंगे ना तो यहाँ से वो फट जाएगा ऐसे। तो वो जो है ना वो एक दिन में नहीं फटेगा, वो प्रोसेस चालू हो गया था उसका बहुत लंबे समय से। ऐसे ही शरीर में जो रोग हैं, वो आजकल के जो रोग हैं ना, एक्सीडेंटल ट्रॉमास को अगर छोड़ दिया जाए तो आजकल जो भी रोग हो रहे हैं, जैसे शुगर चेक कराई, अभी 15 दिन पहले चेक कराई थी तब तो शुगर नहीं थी, लेकिन आज शुगर हो गई, तो शुगर कोई आज थोड़ी हो गई, आज तो शुगर ज़्यादा आ गई, बाकी पैनक्रियाज की इनएक्टिविटी के काम तो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। आज ही हार्ट अटैक आ गया, तो आज थोड़ी कोई कुछ ऐसा हो गया कि आज ही हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के लिए बॉडी प्रोन तो बहुत लंबे समय से हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स गड़बड़ थे, चलने में सांस भर रही थी, आपके सीने में भारीपन लग रहा था, आपको बोलने में सांस भर रही थी, पेट फूला फूला लग रहा था, आपका खाना नहीं पच रहा था, आपकी लिवर लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आ रहे थे, तो और क्या चाहिए, यही तो गड़बड़ होती है। इन सब चीज़ों को अपने को हमेशा चेक ऑन पर रखना है, आप हमेशा चेक करते रहो कि ये क्या आ रहा है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। आप अपनी केवल दिनचर्या को थोड़ा सा सही कर लेंगे
तो निश्चित ही इन रोगों से बहुत अच्छे तरीके से दूर हो सकते हैं। शुद्धि, ये शुद्धि का महत्व है। शुद्धि अगर आपने समझ लिया तो निश्चित ही रोग को पूरे तरीके से ख़त्म करने की व्यवस्था आप समझ जाएंगे। और अगर आपने शुद्धि को छोड़ करके रोग को ख़त्म करने का प्रयास किया तो मेरे समझ से तो शायद बैठेगी नहीं व्यवस्था, क्योंकि बिना शुद्धि के, हमारे यहाँ तो बिना शुद्धि के पूजा नहीं होती है, बिना शुद्धि के गृह प्रवेश नहीं होते हैं। हवन होता है तो भी पहले जगह को, जिसको क्षेत्र शुद्धि बोलते हैं, पहले जगह साफ करी जाती है। तो शरीर के रोग को शरीर से अगर दूर करना है तो बिना शुद्धि के कैसे संभव होगा। तो शुद्धि का महत्व समझिए। शुद्धि बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक वीडियो है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए। चूँकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, मैं बहुत जल्दी ही इसी शुद्धि को कैसे करके आप अपने शरीर पर अप्लाई करें, पूरे तरीके से रोग को, बिल्कुल रोग की जड़ों को ढीला बनाने के लिए, रोग की जड़ों को ढीला करने के लिए किस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे दैनिक कार्यक्रम को सेट कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी आपको वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।